हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की थी तो इस कार्ड से विजिट कर सकते हैं। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो जो सेल वॉल जो होती है वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है सेल को। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूनिवर्सल सेल बाउंड्री होती है। सारी सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। 5 किंगडम सिस्टम में से किसी भी किंगडम की सेल अगर अपन ले तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन सेल वॉल के लिए नहीं कह सकते। सेल वॉल सब में नहीं होती। तो सेल वॉल जो होती है वो एक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के कंपेयर में ये काफी रिजिड होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और कहां पे प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है। और किस किस में होती है? प्लांट सेल में होती है, बोले तो प्लांटी किंगडम में होती है। प्रोकैरियोट्स बोले तो बैक्टीरिया में होती है, फंगस में होती है और कुछ प्रोटिस्टा में होती है। एनिमेलिया किंगडम में तो बिल्कुल ही क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, अब सेल वॉल के बारे में अपन कुछ पॉइंट बोल सकते हैं। पहला, सेल वॉल कैसी होती है? एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। दूसरा, सेल वॉल जो होती है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और तीसरा, सेल वॉल जो होती है वो परमेबल होती है। रिजिड और नॉन लिविंग होने की वजह से, दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से सेल वॉल जो होती है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। परमेबल का क्या मतलब होता है? परमेबल का मतलब होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मॉलिक्यूल सेल वॉल के थ्रू क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। और जो सेल वॉल जो होती है वो एक सर्टेन साइज से बड़ी साइज के जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो इनमें से पास नहीं होंगे। बाकी ये परमिएबल तो होती है, जैसे परमिएबल है इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पास हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें से हर कोई चीज पास हो जाएगी। एक सर्टेन साइज से बड़ी साइज होगी तो वो कैसे पास हो सकती है? तो सर्टेन बड़े मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं उनको ये पास नहीं होने देती। बाकी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए कैसी होती है? परमिएबल होती है। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन। यहां पर पॉइंट आता है कि सेल वॉल जो होती है ये अलग अलग किंगडम में, जैसे प्लांटी में, बैक्टीरिया में, फंगस है, कुछ प्रोटिस्टा में। लेकिन केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो अलग अलग किंगडम की सेल की जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स। पहली चीज जो यहां पर क्लियर कर दें कि सारे प्रोकैरियोट्स में क्या सेल वॉल होती है? तो सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सारे प्रोकैरियोट, सारे बैक्टीरिया में क्या होती है? सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और इसी वजह से उसे क्या कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोज की होती है, मतलब सेल्यूलोज नहीं होता उसके अंदर, और ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है? शुगर और पेप्टाइड का। शुगर जो होती है या कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कौन सी होती है? NAG NAM। मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं। एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ये दोनों तो होते हैं शुगर या कार्बोहाइड्रेट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकन बनाते हैं। और होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाता है और क्या बनाता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड और ग्लाइकन क्या हो गया? पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ये सेल्यूलोज नहीं है। ठीक है, इसमें से ये NAG NAM तो कार्बोहाइड्रेट है और एमिनो एसिड मतलब ये प्रोटीन पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो अपन ने मेंबर किए थे कौन कौन से किए थे? क्राइसोफाइट किए थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स किए थे, यूग्लिनॉइड किए थे, स्लाइम मोल्ड्स किए थे और प्रोटोजुआ किए थे। इनमें से सिर्फ क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, प्रोटिस्टा में अपन ने एक लाइन लिखी थी कि इफ सेल वॉल प्रेजेंट तो वो सेल्यूलोज की होती है। जैसे क्राइसोफाइट में होती है सेल्यूलोज प्लस सिलिका, जैसे डाई एटम, जिसकी वजह से वो सिलिका की जो होती है डाई एटमी अर्थ बनती है। तो क्राइसोफाइट में क्या होती है? जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस सिलिका की। और डाइनोफ्लैजिलेट में स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट की बनी होती है। ठीक है, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुआ में क्या होती है? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है फंगाई। फंगाई में जो होती है अपनी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन को क्या कहते हैं? फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और फंगस में किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो ये सेल्यूलोज जैसा ही बिहेव कर रहा है इसलिए से फंगल सेल्यूलोज कह रहे हैं। अब ये काइटिन की जहां तक बात की जाए, ये क्या है? ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो किसका बना होता है? किसका पॉलीमर होता है? NAG का। यही NAG, ठीक है, इसका पॉलीमर होता है। ठीक है, ये हुआ अपने फंगस की बात। अब देखते हैं अपने प्लांटी के बारे में।
तो प्लांटी की जो सेल वॉल होती है, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, फिर बाकी हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन वगैरह भी होते हैं। एल्गी का अपनी एनसीईआरटी बुक में अलग से लिखा हुआ है, वैसे एल्गी प्लांटी के अंदर ही आती है, लेकिन उसका भी अलग से लिखा हुआ है कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनान्स और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इनकी बनी होती है। ये ऊपर वाले तीनों तो क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, और ये अपने कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल हो गया। इसमें एल्गी की क्या होती है, सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लर्न करें। आपके 11th स्टैंडर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से याद करें कि किस किंगडम की या किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किसकी बनी होती है। एक साथ मैंने सारी लिख दी। अब आते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे। तो सपोज करो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों सेल को आपस में चिपका कर एक स्ट्रक्चर रखेगा, जो बीच में मैंने ग्रीन कलर से बनाया, वो होता है मिडल लेमिला। तो जो सेल वॉल जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, और वो दो सेल को क्या कर रही है कि उन दो सेल को चारों बाहर से, सबसे बाहर से वही कवर करेगी। तो मिडल लेमिला जो होती है, ऐसा कह सकते हैं इन दोनों ही सेल की कॉमन लेयर हो गई, ठीक है। और ये क्या कर रही है, दोनों को क्या करके रख रही है, चिपका के रख रही है। एक एक करके अभी अपन सब देखेंगे। तो पहले तो हो गई, सबसे पहले तो क्या हो गई, मिडल लेमिला। उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल। क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, अब देखो जरूरी नहीं है ये हमेशा होगी, लेकिन अगर है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो फिर अलग अलग लेयर के फॉर्म में होती है। जनरली 3 लेयर होती है, S1, S2, S3। जो पहले बनेगी वो S1, फिर उसके बाद में बनेगी S2, उसके बाद में बनेगी S3, और ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनेगी, ठीक है। कुछ में टर्सरी सेल वॉल भी होती है, अगर होती है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल के भी क्या होगी, अंदर, और फिर क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर क्या आ गया, कंटेंट। तो अगर अंदर से बाहर चले तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर है तो उसके चारों तरफ टर्सरी सेल वॉल, अगर है तो उसके चारों तरफ सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल तो होगी। और एक सेल और दो सेल के जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उनको आपस में चिपका कर कौन रखती है, मिडल लेमिला रखती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, सबसे पहले मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्सरी सेल वॉल, और फिर क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब एक एक करके अपन इनका देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो होती है अपनी एनसीईआरटी में कह रहा है कि ये होल्ड और ग्लू करती है। ग्लू मतलब चिपकाने का काम करती है, होल्ड मतलब पकड़ के रखती है। किसको, नेबरिंग सेल वॉल को, मतलब दो सेल की सेल वॉल को आपस में चिपका के रखती है। यही वजह है कि मिडल लेयर को क्या कहते हैं, सेल सीमेंट भी कहते हैं। याद रखना, ये किसकी बनी होती है, ये स्टिकी मतलब चिपचिपे जेल लाइक मटेरियल की बनी होती है, जो क्या होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट और कैल्शियम पेक्टेट। देखो ये पेक्टेट बोले तो ये पेक्टिन्स जो है, प्लांट में लिखा हुआ ना पेक्टिन्स होते हैं, वही पेक्टिन है, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन से जो बनता है वो कहलाएगा कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, मतलब पेक्टिन में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होंगे, ठीक है। और ये मिडल लेमिला के बारे में। तो मिडल लेमिला के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखने, पहले तो ये बनी हुई किसकी होती है, सेल अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। काम क्या करती है, दो सेल को आपस में, सेल वॉल को आपस में चिपका के रखती है, इसी वजह से इसे सेल सीमेंट भी कहते हैं। ये अपने जो सेल की जो होती है उनके बीच में ग्लू का काम करती है, ठीक है। तो ये अपने किसके बारे में था, मिडल लेयर के बारे में। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक एक करके देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। तो देखो जब भी दो सेल के बीच में सेल वॉल बनेगी तो जो सबसे पहली लेयर होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल ही होगी। मतलब अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्राइमरी सेल वॉल तो होगी, ठीक है। इट इज थिन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ। अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि ये सेल जो होती है, ये सेल वॉल जो होती है वो ग्रोथ की कैपेबिलिटी रखती है। और ये जो होती है थिन भी होती है और इलास्टिक होती है। अपन कहते हैं ना सेल वॉल हार्ड होती है, रिजिड होती है, वैसे करेक्टर इसमें नहीं होते, प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होते। इसका क्या मतलब है, मैंने अभी एक चीज बोली कि सेल वॉल जब पहले बनेगी, मतलब स्टार्ट में बनने लगेगी, तो जो सबसे पहले बनेगी प्राइमरी सेल वॉल ही होगी। तो इनिशियल स्टेज में सेल वॉल भी कैसी होती है, थिन और इलास्टिक ही होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, प्राइमरी सेल वॉल होगी।
इट इज फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब दो सेल के बीच में जब सेल डिवीजन होने लगता है प्लांट सेल में, सेल डिवीजन होगा तो बाउंड्री बनेगी, और बाउंड्री बनते समय जो सबसे पहले सेल वॉल जब बनती है तो उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल ही होगी। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, ये चार चीजों की बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स। अब ये प्रेजेंट कैसे होते हैं उसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे सपोज करो कि ये पूरा एक प्राइमरी सेल वॉल की लेयर है, ठीक है, तो जो सेलुलोज होता है वो फाइबर के फॉर्म में, माइक्रोफाइब्रिल्स के फॉर्म में इस पूरी लेयर में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो ये लाइंस जो शो कर रहा हूं वो किसको डिनोट कर रही है, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल को शो कर रही है। सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल किसके बने हैं, सेलुलोज के बने, ठीक है। और इसके बीच बीच में जो सब्सटेंस होता है उसे अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स होता है। मतलब सेलुलोज के तो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं और उसके बीच बीच में हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से क्या बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। कोई तकलीफ नहीं, अगर पूछे प्राइमरी सेल वॉल में कंपोनेंट क्या क्या है, तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ग्रेजुअली डिमिनिश व्हेन सेल मैच्योर, मतलब जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगती है ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फिर क्या होगा इसका, अभी अपन देखते हैं, इसका आंसर देगी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, रिजिड होती है, और ये दो पॉइंट जो है ये सेल वॉल के फीचर को शो कर रहा है। अपन कहते हैं सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, तो देखो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। इसका मतलब जब प्लांट की सेल में जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी तब सेल वॉल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, हार्ड होना, रिजिड होना। ठीक है, तो इट इज थिक एंड रिजिड। इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल। अब ये क्यों, देखो मेरिस्टेम सेल अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। प्लांट में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां एक्टिवली सेल डिवीजन होते रहते हैं, और इन रीजन को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन। वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसमें कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता रहता है। तो सेल डिवीजन होता रहता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, सेकेंडरी सेल वॉल अभी बनी नहीं होती। ठीक है, तो मेरिस्टेम सेल और यंग प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। यही वजह है कि प्लांट के वो पार्ट जहां सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या यंग प्लांट सेल या यंग प्लांट को देखते हैं तो वो पूरा फ्लेक्सिबल दिखता है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी सेल वॉल है ही नहीं। आपने छोटा कोई प्लांट का स्टेम देखा हो तो वो इतना हार्ड रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अभी उनकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल बनी नहीं। जब तक सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनेगी वो थिक और रिजिड नहीं होगी, तो वो स्ट्रेंथ, वो मैकेनिकल ऐसे सपोर्ट टाइप एकदम हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये किसका बना होता है, ये भी इन्हीं चार सब्सटेंस का बना होता है। सेलुलोज होता है सेकेंडरी सेल वॉल में भी, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है, ये तो इसमें भी होता है। फिर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क होता है अरेंजमेंट में। यहाँ जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है उसके बीच में जो मैट्रिक्स है उसमें हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये सब अरेंजमेंट अगर लूजली हो तो वो प्राइमरी सेल वॉल, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, एकदम पास पास अरेंज हो जाए तो वो सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, और एडिशनली इस सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरिन और लिग्निन, इन दो सब्सटेंस का डिपोजिशन भी हो सकता है। ये दो सब्सटेंस जब डिपोजिट होते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगी और ज्यादा हार्ड हो जाएगी और डेड भी हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन को क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या है, तो पहले तो देखो ये बनी हुई तो लगभग एक जैसी चीजों की होती है। तो पहला फर्क तो है कि इसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। इसकी वजह से ये थिन होती है और ये कैसी होती है, थिक और रिजिड, और ये कैसी होती है, थिन और इलास्टिक। प्राइमरी सेल वॉल में कभी भी लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कैसी होती है, परमिएबल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, इम्परमिएबल। अब आते हैं उस लाइन पे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ग्रेजुअली डिमिनिश व्हेन सेल मैच्योर। तब क्या होगा, तो सपोज करो कि ये सेल है जो यंग स्टेज में, ये अपन ने अंदर सेल मेम्ब्रेन शो कर रखी है और ये इसके चारों तरफ थिक जो है प्राइमरी सेल वॉल। अब जैसे जैसे सेल वॉल मैच्योर होने लगेगी ये प्राइमरी सेल वॉल अंदर की तरफ से डिमिनिश होने लगेगी, थोड़ी पतली होने लगेगी, और उसकी जगह पर क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। तो जितने जितने में वो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होगी वहां वहां पर धीरे धीरे क्या बनने लगेगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी।
तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती रहती है प्राइमरी सेल वॉल पतली होती जाती है और उसकी जगह क्या बनती जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल, और वो क्या होती है, थिक और रिजिड होती है। यही वजह है कि जब मैच्योर सेल हो जाती है प्लांट सेल तो उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक और रिजिड, क्योंकि उसमें ज्यादा क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है टर्सरी सेल वॉल। देखो टर्सरी सेल वॉल हर प्लांट सेल में होती ही नहीं है। हर प्लांट सेल में यंग स्टेज में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, और जब मैच्योर हो जाएगा तो प्राइमरी सेल वॉल के साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी होगी। टर्सरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होती है, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में। तो ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में एक एडिशनल लेयर और होती है, पहले प्राइमरी सेल में वॉल, फिर उसके बाद सेकेंडरी, और उसके अंदर भी क्या होती है, टर्सरी सेल वॉल एडिशनल होती है। किसके अंदर, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये कंपैरेटिवली थिन ही होती है, और ये किसकी बनी होती है, मेनली हेमीसेलुलोज और जाइलिन की बनी होती है। क्योंकि इसका कंपोजिशन और इनका अलग है, इसीलिए इसको एक अलग वॉल लेयर का नाम दे दिया गया, टर्सरी वॉल लेयर। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, हेमीसेलुलोज और जाइलिन की बनी होती है। ठीक है, कुछ मैं एक एडिशनल पॉइंट बताता हूँ, ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं ये बनते का है। तो जो सेलुलोज होता है वो सेल मेम्ब्रेन बनाती है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह ये सब जो है वो गोल्जी बॉडी बनाती है। जीबी का मतलब गोल्जी बॉडी, वैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, वैसे अपन चैप्टर में आने वाले वीडियो में गोल्जी बॉडी के बारे में भी स्टडी करेंगे। और प्रोटीन जो है वो तो एक ही जना बनाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री, कौन, राइबोसोम। ठीक है, तो ये मटेरियल यहां पर बनते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल पे। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले देखो सेल वॉल जब होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसी वजह से सेल वॉल एक फिक्स शेप प्रोवाइड करवाएगी। तो जिसमें भी सेल वॉल होती है उसकी सेल का एक क्या होता है, फिक्स शेप हो जाता है। और पहले जो होता है कि प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया को भी पढ़ाया जाता था, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती थी, तो उसके भी सेल का क्या होता था, एक फिक्स शेप होता था। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो था वो बैक्टीरिया बोले तो पहले के हिसाब से प्लांट किंगडम का होता हुआ भी उसमें सेल वॉल थी नहीं, और सेल वॉल नहीं थी तो उसका शेप चेंज होता था। इसी वजह से उसे क्या कहते थे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे। हालांकि अब बैक्टीरिया को तो बिल्कुल अलग किंगडम में रख दिया है, लेकिन अभी भी नाम है। तो जिनमें भी सेल वॉल होती है उसका एक फिक्स शेप हो जाएगा। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, मतलब ये सबसे बाहर है, थिक है, हार्ड है, तो मैकेनिकल इंजरी जो होती है उससे भी ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। सेल मेम्ब्रेन तो एकदम पतली सी थिन इलास्टिक होती है, सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है एडिशनल, किसको, सेल वॉल को, सॉरी प्लांट सेल को। नेक्स्ट है इट स्टॉप एंट्री ऑफ लार्ज हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल या अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं कि सेल वॉल जो होती है परमिएबल होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही उसमें से पास हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है तो वो उसमें से पास नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, और ये कैसे कराएगी, दो सेल जो होती है उसके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, जिसे अभी अपन समझने वाले हैं, उससे एक सेल दूसरी सेल को क्या कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। तो इसको देखो आप समझो, एक एनिमल सेल को अगर अपन एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसमें वाटर जो है अंदर की तरफ आता ही जाए, तो धीरे धीरे ये फूलेगी और फिर फट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक प्लांट सेल को ऐसे ही मैं सॉल्यूशन में रखूं जिसमें वाटर अंदर की तरफ आता जा रहा है और सेल फूल जाएगी, तो सेल जब पूरी तरह से फूल जाएगी उसके बाद ये फटेगी नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, बस वो अपनी मैक्सिमम साइज में आ जाएगी जिसे टर्जिड साइज कहेंगे, लेकिन वो फटेगी नहीं। तो ऑस्मोसिस की वजह से फटने से भी रोकती है सेल वॉल। ठीक है, ये भी आप याद रखना। एक अगर एनिमल सेल जैसे आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए कि वाटर अंदर की तरफ मूव करते ही जाए तो वो फट जाएगी, लेकिन प्लांट सेल के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये प्लांट सेल की क्या, सेल वॉल की क्या है, फंक्शन है, कोई तकलीफ नहीं। तो यहां वैसे तो अपने सेल वॉल का टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में अपने जो सेल वॉल वाला टॉपिक है उसमें सबसे लास्ट में एक लाइन दे रखी है जो किसके बारे में है, प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में। तो पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक लेते हैं अपन, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो देखो प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि द सेल वॉल एंड मिडल लेमिला मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। ट्रेवर्स का मतलब उससे क्रॉस हो जाएगी, मतलब उसके थ्रू चली जाएगी, एक बीच में क्या होगा, चैनल सा बन जाएगा, विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को फिर वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको अच्छे से समझते देखो, सपोज करो कि ये दो सेल है, ठीक है,
और ये बीच में मिडल लेमिला, ये ब्लैक वाली लेयर जो है पूरी सेल वॉल को डिनोट कर रही है, और ये बीच में अपने ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर बना रखा है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जहां प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वहां पर एक चैनल बन जाएगा। ठीक है, ये चैनल बन गया। अब ये चैनल की वजह से देखो सेल वॉल और मिडल लेमिला ये दोनों ट्रेवर्स हो गई, मतलब इसके अंदर से वो स्ट्रक्चर जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है यहां पर। ठीक है, ऐसे देखो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहां का जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो इस नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म के साथ क्या हो सकता है, कनेक्शन शो कर सकता है। यहां से चीजें यहां पर जा सकती है इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से। ये जो बीच में कनेक्शन दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। अगर इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा जाए तो देखो यहां पर दो सेल है, एक ये ऊपर सेल है और ये एक नीचे सेल है, बीच में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वगैरह। अच्छे से समझना, देखो ये ऊपर वाला जो है पहली सेल का साइटोप्लाज्म है, उसके बाद उसको कवर किए हुए पहली सेल की सेल मेम्ब्रेन, फिर पहली सेल की सेल वॉल, फिर ये दूसरी सेल की सेल वॉल स्टार्ट हो गई, फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन, नीचे साइटोप्लाज्म, और दोनों के बीच में मिडल लेमिला। तो ऊपर पहली सेल, नीचे दूसरी सेल, कोई तकलीफ नहीं। अब बीच में ये सेल वॉल, मिडल लेमिला, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ये पूरा एक कंटिन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो रखा है। यहां से देखो इस ऊपर वाली सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो नीचे वाली सेल के साइटोप्लाज्म से क्या कनेक्ट है। ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं, एक प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है दो सेल के बीच में जो होता है उसके बीच में एक डेस्मोट्यूब्यूल भी होती है। अब ये डेस्मोट्यूब्यूल क्या होती है, देखो ऊपर वाली सेल का जो SER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नीचे वाली सेल का जो SER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बन जाता है। ठीक है, SER से एक कनेक्शन निकलता है और ये दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो बीच में कनेक्शन दिख रहा है इसको कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। और फिर इसके चारों तरफ देखो ये साइटोप्लाज्म भी इधर इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें डेस्मोट्यूब्यूल भी शामिल है वो पूरा क्या कहला रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। वैसे SER के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आने वाले वीडियो में अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से क्या होता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होगा, प्लाज्मोडेस्मा, जो कि बेसिकली क्या है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या चैनल्स है बाय विच ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन नेबरिंग सेल, सेल वॉल नहीं है, नेबरिंग सेल टेक प्लेस। ठीक है, जो आसपास वाली सेल है उसके बीच में क्या होगा, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो एक दूसरे से क्या कर पाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगी। जब केमिकल सब्सटेंस एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जाएंगे तो वो कम्युनिकेशन में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इन प्लाज्मोडेस्माटा से जो होता है ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है दो नेबरिंग सेल के बीच में, और कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा में होती है। देखो देखो यहां सेल वॉल इंटरप्ट हो गई, ये मिडल लेमिला भी हो गई, लेकिन सेल मेम्ब्रेन देखो यहां से इसको कवर करते हुए जा रही है। ठीक है, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइन बनाती है। ठीक है, किसके चारों तरफ, ये प्लाज्मोडेस्माटा के चारों तरफ। ठीक, ये अपने था किसके बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होते हैं, दो सेल जो होती है उनके बीच में एक साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है। ठीक है, जहां पर क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगी और मिडल लेमिला नहीं होगी, और जिससे वो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है दो सेल के बीच में, और दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकती है। इसी के साथ अपने आज का पार्ट पूरा होता है, जिसमें अपन ने किसके बारे में किया था, सेल वॉल के बारे में किया था। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।